Hi dear viewers, today we will continue with the cell cycle again. We have discussed about the cell cycle, about the interphase and the regulation of the cell cycle in the previous lectures. Today we will take the another major phase, that's the M phase. So today our topic is the M phase. M phase. So जैसे कि हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में बता दिया कि जो सेल होती है, सेल साइकिल जो होता है उसमें इंटरफेज पहले आता है, प्रेपरेटरी फेज होता है जिसमें 3 सब फेज होते हैं, G1 फेज, S फेज, G2 फेज। वो तीनों सब फेज जो इंटरफेज के होते हैं उनमें तैयारियां होती हैं सेल को डिवाइड होने के लिए। तो उसके बाद जब सारी तैयारियां, सारी प्रेपरेशन कंप्लीट हो चुकी होती है, चेक पॉइंट्स भी हो चेक किया जाता है सेल को कि कोई अबनॉर्मलिटी तो नहीं है, डैमेज तो नहीं है डीएनए का। उसके बाद सेल को एलो किया जाता है एम फेज में इंटर होने के लिए। एम फेज इज एक्चुअली द माइटोसिस। तो एक्चुअली एम फेज क्या है? एम फेज एक्चुअली माइटोसिस का मतलब इसमें एक्चुअली कैरियोकाइनेसिस होती है। दैट इज इट इन्वॉल्व्स कैरियोकाइनेसिस। तो इसका मुद्दा जो है, पहला मुद्दा कि इसमें एक्चुअली कैरियोकाइनेसिस होती है, दैट इज द न्यूक्लियर डिवीजन। न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं। तो ये माइटोसिस एक्चुअली इसी को बोलते हैं, एम फेज इसी को बोलते हैं जिसमें कैरियोकाइनेसिस होती है। उसके बाद और एक फेज आ जाता है वेरी रैपिडली, दैट इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस के जस्ट आफ्टर साइटोकाइनेसिस होती है। सो प्लीज आई मस्ट मेक इट क्लियर हियर कि आपको ये पता होना चाहिए कैरियोकाइनेसिस इज ओनली दिस एम फेज इज रिलेटेड विद द कैरियोकाइनेसिस, दैट इज द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस। देन आफ्टर दैट देयर इज अनदर दैट्स कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। अगर आपको कोई बोलेगा कि एम फेज क्या होता है, जो माइटोसिस को बोलते हैं, एक्चुअली माइटोसिस का मतलब क्या है कि वहां पे न्यूक्लियर डिवीजन होता है और साइटोकाइनेसिस के बाद होता है दैट इज साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द साइटोप्लाज्म एंड ऑल द रेस्ट ऑर्गेनेल्स। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एम फेज। आज हम एम फेज के बारे में बताएंगे। तो जो एम फेज होता है, एम फेज के जो सब फेजेस होते हैं, इसमें जो सब फेजेस, एम फेज के जो सब फेजेस है, पहला जो इसमें है दैट इज प्रोफेज, जिसको बोलते हैं प्रोफेज। दूसरा है मेटाफेज। तीसरा है एनाफेज और चौथा है टेलोफेज। सो ये जो एम फेज है, इट इज फिनिश्ड within these 4 phases, sub phases, that's prophase, metaphase, anaphase and telophase. तो जब ये चीजें हो जाएंगी उसके बाद साइटोकाइनेसिस हो जाती है। That means this prophase, metaphase, anaphase and telophase are the sub phases of M phase. Now let's take these phases one by one. हम इन phases को एक एक करके उठाएंगे कि प्रोफेज में क्या होता है, मेटाफेज में क्या होता है, एनाफेज में क्या होता है और टेलोफेज में क्या होता है। लेट्स नो देम वन बाय वन। तो चलिए हम पहले प्रोफेज की बात करते हैं। आपको याद होगा कि हमने पहले इंटरफेज पे बताया था कि जो G1 फेज है उसमें प्रेपरेशन होती है S फेज के लिए। उसके बाद G2 फेज में तैयारियां होती है, प्रेपरेशन होती है M फेज के लिए। तो जो प्रोफेज में या M फेज में जो भी चीजें हमें जरूरत पड़ती हैं वो ऑलरेडी G2 फेज में बन चुकी होंगी। तो ठीक है, जैसे हमने उस दिन कहा कि G2 फेज में सेंट्रियोल्स का डिवीजन होता है, G2 फेज में ऑर्गेनेल्स का डुप्लीकेशन होता है, G2 फेज में माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजेशन सेंटर का जो
ऑर्गेनाइज हो जाता है, और उसमें मैचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर एमपीएफ जो मैंने बोला था, वेरी इंपॉर्टेंट, एमपीएफ, maturation promoting factor, or this MPS promoting factor. This factor which is actually a protein, it's a protein complex, ये G2 फेज में बनता है और इस्तेमाल होता है M फेज में। अब इसी प्रोटीन फैक्टर से, प्रमोटिंग फैक्टर से, इस प्रोटीन से क्या होता है कि जो प्रोफेज का स्टेज होता है, इसमें क्या होता है सेल में, यहाँ पे हम डायग्रामेटिकली थोड़ा शो करेंगे इसको, दिस इज द सेल। अब इसमें क्या होगा, जो एस फेज में क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन हो गई थी, अब उसके बाद जो क्रोमैटिन था, क्रोमैटिन हम बोलते हैं जो डीएनए होता है, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच इज रैपिड अराउंड द हिस्टोन प्रोटीन्स। अब वो जो लूजली होते हैं, वो सेल में उस वक्त लूजली होते हैं ऐसे। सो बिफोर एम फेज दिस क्रोमोसोम इज इन अ लूज फॉर्म, इट्स लूजली बाउंड देयर, ये लूज होता है एम फेज से पहले, दैट इज इंटरफेज में। अब पहला चीज जो होगा, इस एमपीएफ की वजह से इस क्रोमोसोम, इस क्रोमैटिन की कंडेंसेशन हो जाएगी, इट विल बी कंडेंस्ड, वेरी हाई कंडेंसेशन हो जाएगी। तो पहली बात जो इसमें हो जाएगी, दैट इज प्रोफेज में, इट विल बी द कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स की कंडेंसेशन हो जाएगा, तो हमें एक स्ट्रक्चर मिलेगा, दैट्स ऐसा कुछ स्ट्रक्चर। सो वी विल हैव condensation of chromosomes. So what will be the first step, that is in prophase there will be condensation of chromosomes. जो chromatin है वो condense हो जाएगा, highly condense हो जाएगा, and we will get these a chromosome will have them, because it is the chromosomes are duplicated, the DNA has replicated, there is double amount of DNA, so we can see these are actually, we will get the chromatids. Simply this is the chromatid, this is one chromatid, this is chromatid, and this is the centromere, this is the centromere. So actually the ends of the chromatid are called the telomeres, telomeres. So this is centromere, these are telomere, and this whole structure is a chromatid, and this is centromere. So after condensation we will get this structure, that's chromatid with the centromere. But we have the replicated DNA, the chromatids will be duplicated. There are two sister chromatids, these are sister chromatids, sister chromatids. So this is one sister chromatid and this is another sister chromatid. Remember, we will discuss about the structure of chromosome in detail in another topic, when we will be dealing about the molecular structures, the molecular mechanisms, and molecular level, at the molecular level, the structure of the chromosome and the DNA in another chapter. But here let's remember, यहाँ पे हम इतना याद रखेंगे कि जो कंडेंस्ड क्रोमैटिड जो हो गया, जो क्रोमोसोम बन गया, उसमें क्रोमैटिड्स होते हैं। एक यहाँ पे जो दो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं, दिस इज वन सिस्टर क्रोमैटिड एंड दिस इज अनदर सिस्टर क्रोमैटिड। अब ये क्यों है, क्योंकि जो एस फेज में डीएनए की रेप्लिकेशन हो चुकी होती है, तो वो कॉपीज जो डीएनए की हो जाएंगी वो रेस्पेक्टिव क्रोमैटिड्स में जाएंगी। फॉर एग्जांपल, दिस इज the one copy of DNA, it will, because DNA is a double helical structure, double stranded molecule, so respective two helicals will go into the respective two chromatids. तो जहाँ यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे हमने एक सिंगल क्रोमैटिड दिखाया, तो यहाँ पे इसके अंदर डीएनए जो है, अब जो कि रेप्लिकेट कर चुका है, तो इसकी दो कॉपीज another sister chromatid में जाएंगे. That's why it becomes a double structured chromosome. It is a double structured chromosome. It's a single structured chromosome.
Okay, so after replication there will be duplication of chromatids, which will form sister chromatids. तो दो sister chromatids बन जाते हैं जिनमें respectively replicated DNA भी आ जाता है, because the amount of DNA has doubled now. So we can say now condensation of chromatids has taken place. The chromosomes have been condensed. This is the first step of the prophase, which is done by this very important factor, maturation promoting factor, which is produced in the G2 phase and utilized in the M phase, that is the prophase. तो अब दूसरी बात क्या होती है, कंडेंसेशन हो गई क्रोमोसोम्स की, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि जो माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजेशन सेंटर्स होते हैं MTOs, they will start to move a little bit further. This will be start to form. तो यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं वो ओरिएंट करेंगे एक साइड पे, because they are trying to move now towards the opposite poles. But in prophase they will start to form this initiation of the spindle, that is formation of the microtubules by the polymerization technique. So this is actually here in prophase there is formation of microtubule organization centers. Remember, microtubule organization center, which is actually here in case of animal cells there are centrosomes. Animal cells में centrosome जो होता है, that is the centrioles and the centrosephium, the cytoplasmic content. But in case of plant cell there are no centrioles, but that's not necessary for spindle formation or duplication or separation of the chromatids. Simply what is needed, that's microtubule organization centers are there, which are just organizing the microtubules to form long thread-like structures in order to separate the chromosomes towards the opposite pole. So in prophase, next thing is that this microtubule organization takes place and they start to move towards one pole. And now the third thing which will happen after this MTOC is formed, the third thing which is happened in the prophase, that is there is, you know that there is actually there is nucleus around the chromosomes. In interphase nucleus, the chromatin is scattered, loosely bound, but after condensation in the prophase, what actually starts, there is actually the dissolution. There is actually the dissolution of the nuclear membrane. Nuclear membrane starts to dissolve. So we can say the nuclear membrane is slowly and steadily getting dissolved because of the enzymes. The enzymes, because this nuclear envelope is made up of certain proteins like laminins, and these laminins are degenerated, they are digested by phosphorylation of certain enzymes, the CDK, cyclin dependent kinases. They phosphorylate and they start to break down the membrane. तो यहाँ पे प्रोफेज में अब जो न्यूक्लियर एनवेलप था वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा ड्यू टू सर्टेन प्रोटीएसेस. तो प्रोटीन डाइजेशन एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाएंगे जो इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स को डिसॉल्व करेंगे. फॉर एग्जांपल देयर आर लैमिनिन्स. तो ये प्रोटीन्स डिसॉल्व हो जाएंगे बाय दीज एंजाइम्स प्रोटीएसेस. तो हमें क्या पता चलेगा, जब ये प्रोटीएसेस ऐसी एंजाइम है जो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, जैसे न्यूक्लियर एनवेलप्स में अक्सर होते हैं लैमिन्स की मिकदार ज़्यादा. तो धीरे धीरे ये डिसॉल्व होकर ये सारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, इट विल बी डिसॉल्व्ड. सो वी विल लेफ्ट विदाउट न्यूक्लियस. सो वी कैन से द थर्ड स्टेप इज इन प्रोफेज इज dissolution of nuclear membrane. So तीसरा पॉइंट जो इसमें हो जाएगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो जाएगी बाय प्रोटीएसेस. तो आपको याद रखना चाहिए कि प्रोफेज में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होती है. पहला कि यहाँ पे कंडेंसेशन होती है क्रोमोसोम्स की, जो पहले बिखरे लूजली होते हैं, दे बिकम टाइटली क्लोजली पैक्ड. उसके बाद ये कंडेंस होके, ठीक है, कंडेंसेशन की वजह से
यहाँ पे क्रोमैटिड्स का स्ट्रक्चर ले जाते हैं, ये क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। उसके बाद माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑर्गेनाइज हो जाते हैं एमटीओसी की या एनिमल्स में सेंट्रोसोम्स स्टार्ट हो जाते हैं बनने। उसके बाद तीसरा पॉइंट यहाँ पे क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियर एनवलप होता है, दिस न्यूक्लियर एनवलप स्टार्ट्स टू डिसॉल्व, ब्रेक डाउन एंड एक्सपोजिंग द क्रोमोसोम्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। इस तरह क्रोमोसोम्स साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। क्योंकि ये सारा काम जो यहाँ पे है, इट इज डन बाय दिस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीडीके, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, which are actually called the cell engines, cyclin dependent kinase, जो मैंने पहले ही बोला था, cyclin dependent kinase, which is this MPF, maturation promoting factor produced in the G2 phase. This whole thing is done by this very important CDK, involving the dissolution of the nuclear membrane, condensation of the chromosome, microtubule organization, and all that. So this is the first phase of the M phase, that is prophase. Pro means first. So these changes, after these changes, there is another phase will be started, that is called metaphase. तो यहाँ पे आपको प्रोफेज मेरे ख्याल से समझ आया होगा कि प्रोफेज में क्या क्या चेंजेस आती है। अब हम मूव करेंगे दूसरे फेज में, दैट इज दी मेटाफेज। तो मेटाफेज जो है दूसरा फेज, मेटाफेज, मेटाफेज में क्या होता है, जब हम यहाँ पे डायग्रामेटिकली इसको दिखाएंगे, चूंकि क्रोमोसोम जो है वो कंडेंस हो चुके हैं, ठीक है। सपोज दिस इज द क्रोमोसोम, वी कैन मेक इट हियर टू। तो क्रोमोसोम्स की कंडेंसेशन हो गई है, न्यूक्लियर एनवलप डिसॉल्व हो गया है, माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। उसके बाद एम फेज में these centrosomes will start to move towards the poles. They will start to move towards the poles. तो ये poles की तरफ मूव करेंगे। अब इनसे क्या हो जाएंगे, they will start to form the microtubules. They will start to form the microtubules. Spindle formation will be taking place. So we can say here spindle formation is taking. It's very important. In M phase, the microtubule will start to migrate. And आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा यहाँ पे, जो मेटाफेज, इट इज द मोस्ट डायनेमिक फेज ऑफ द सेल साइकिल। यहाँ पे बहुत ही मूवमेंट होती है, डायनेमिक एक्टिविटीज होती हैं इस सेल में। तो यहाँ पे क्या होता है, माइक्रोट्यूब्यूल जो है, जो सेंट्रोसोम जो है, सेंट्रोल दे स्टार्ट टू मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स। एंड इसके साथ साथ यहाँ पे पॉलीमराइजेशन हो जाती है इन माइक्रोट्यूब्यूल्स की। जो माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजेशन सेंटर्स है, उस पे अब पॉलीमराइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। दैट इज these thread-like structures will be formed, which are called microtubules. So these are actually the microtubules. Microtubules. So formation of microtubules. तो एम फेज में माइक्रोट्यूब्यूल की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है, इसमें एक्चुअली it is having a definite polarity. It is having a definite polarity. जो यहाँ पे यहाँ से निकलेंगे सेंट्रोसोम से, जो छोटे छोटे निकलेंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स, दोज आर कॉल्ड द एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स। एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स इंपॉर्टेंट, आप याद रखिए, रखते जाएंगे। तो दीज आर एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स। एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो यहाँ पे एस्टर मीन्स स्टार, it is just like a star shaped, which are small. They have tubulin units, but they are very small. Now these which are emerging from this, they have a polarity where from they are emerging outwards, this forms the plus end. This forms the plus end, important. So यहाँ से सेंट्रोल से जो माइक्रोट्यूब्यूल्स का थ्रेड निकलता है आउटवर्ड की तरफ, आउटवर्ड्स टुवर्ड्स द क्रोमोसोम्स, सेंट्रोमियर्स।
that is forms the plus end, so I have written it plus. तो जो यहाँ पे इसकी इनवर्ड है, this is the minus end, this is the minus end, we can see this is the minus end. तो ये माइनस एंड है, तो इसकी एक डेफिनेटली पोलैरिटी है, प्लस और माइनस. तो माइक्रोट्यूब्यूल्स की जो इमर्ज होते हैं सेंट्रोसोम से, वहां पे पोलैरिटी होती है प्लस और माइनस. प्लस का मतलब हो गया कि ट्यूब्यूलन यूनिट्स बढ़ जाती है और ये आगे निकलते हैं आउटवर्ड्स की तरफ, ठीक है. और जो आउटवर्ड निकलेंगे तो उनको बोलते हैं प्लस एंड, और जो यहाँ पे रह जाती है इनवर्ड, दैट्स कॉल्ड हैविंग अ माइनस. So inward and outward polarity having plus and minus end. Now अब मेटाफेज में माइक्रोट्यूब्यूल्स बन गए, स्पेंडल बन गए. दिस इज द स्पेंडल बन गया यहाँ पे, स्पेंडल फॉर्मेशन होगी, स्पेंडल फॉर्मेशन हो गया. अब देखिए यहाँ पे एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल्स छोटे जो यहाँ पे निकलते हैं एट द माइनस एंड. उसके बाद यहाँ पे पोल्स की तरफ जो माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलते हैं, दोज आर कॉल्ड पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स. सो दीज आर पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स. नाउ जो माइक्रोट्यूब्यूल्स, क्योंकि ये जो क्रोमोसोम होता है, इस क्रोमेटिड के साइड में प्रोटीन होते हैं अटैच्ड, ग्लू-लाइक प्रोटीन्स, दोज आर कॉल्ड काइनेटोकोर्स. तो ये जो अगर हम यहाँ पे दिखाएंगे, आप ध्यान से देखिए, दिस इज सपोज क्रोमोसोम, दिस इज अ क्रोमोसोम. यहाँ इसके साइड में काइनेटोकोर होता है, काइनेटोकोर प्रोटीन. तो काइनेटोकोर जो होता है, इसके साइड इज ग्लू-लाइक, द माइक्रोट्यूब्यूल्स व्हिच गेट अटैच्ड टू द काइनेटोकोर, which are actually kinetochores are the protein complex attached to the centromere. तो जो यहाँ पे ध्यान रखें कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स काइनेटोकोर के साथ अटैच हो जाएंगे, उन माइक्रोट्यूब्यूल्स को हम कहेंगे काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स. तो यहाँ पे जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, दोज आर कॉल्ड काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स. ठीक है. तो kinetochore microtubules are those microtubules will get attached to the kinetochore. So how many microtubules are now there? Aster microtubule which form a star, which are at the inward portion found in the centromere, centroles. उसके बाद यहाँ से जो आगे निकलते हैं आउटवर्ड की तरफ, प्लस एंड की तरफ, which go towards the poles of the chromosomes or poles of the cell, those are called polar microtubules. They don't attach with the kinetochore. Then those microtubules which attach with the kinetochore of the chromosomes, those are called the kinetochore microtubules. तो होप आपको ये समझ आया होगा. तो यहाँ पे स्पिंडल बन गया है, ये स्पिंडल फॉर्मेशन हो गया, माइक्रोट्यूब्यूल्स की पोलीमराइजेशन हो जाती है. Polymerization of microtubules. एक्चुअली पोलीमराइजेशन होती है माइक्रोट्यूब्यूल्स की, जो हमने पहले भी पढ़ा है सेंट्रियोल्स में. जब हमने सेल ऑर्गेनिज्म में पढ़ा होगा कि जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं. माइक्रोट्यूब्यूल क्या होते हैं? वो पॉलीमर होते हैं ट्यूब्यूलिन यूनिट्स के. ट्यूब्यूलिन यूनिट्स मिल जाते हैं बाय प्रोसेस कॉल्ड पॉलीमराइजेशन. तो इस तरह ये पॉलीमर बन के बड़े हो जाते हैं और ऑटोमेटिकली जो माइक्रोट्यूब्यूल्स फिर काइनेटोकोर के साथ अटैच हो जाते हैं, which are vital for the separation of the chromatids and chromosomes. Those are called the kinetochore microtubules. So this is they have a polarity, definite plus and minus. Plus is they are going outward, building, adding the units, tubulin units, and they are now there in the inward direction. That's minus n. So this is another point which is happening in the metaphase. तो और एक चीज क्या होती है यहाँ पे कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं, now they come, because मैंने पहले आपको कहा it is the dynamic stage of the cell cycle. There is frequent movements. What will happen now? The chromosomes will come before this spindle is formed. I'm sorry, मुझे पहले ही कहना था, before this spindle is formed, the microtubules will get attached to the kinetochores or chromosomes. ये chromosomes पहले सेंटर में आ जाते हैं. तो सेंटर में जब ये आ जाते हैं, this
When the chromosomes will lie in the center of the cell, they will form a plate. In a plate-like fashion, this is called metaphase plate. Important, याद रखिए आप, metaphase plate. तो metaphase plate formation भी होती है metaphase में. तो क्या क्या देखा हमने कि यहाँ पे क्रोमोसोम सेंटर में आ गए, फॉर्म इन द मेटाफेज प्लेट. उसके बाद माइक्रोट्यूब्यूल्स बन गए, माइक्रोट्यूब्यूल ने स्पिंडल बन गया, स्पिंडल बनाया. उसके बाद माइक्रोट्यूब्यूल्स काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच हो गए. काइनेटोकोर के साथ काइनेटोकोर जो होता है इट्स अ प्रोटीन अटैच टू द सेंट्रोमियर. तो इस तरह ये सेंट्रोसोम्स जो है या सेंट्रल अपोजिट पोल्स की तरह मूव हो गए इस मेटाफेज में. तो अब ये रेडी है इनको खींचने के लिए. तो यहाँ पे और एक बात मैं बताऊं कि जो क्रोमोसोम है, यहाँ पे आप याद रखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. क्रोमोसोम का नंबर जो है इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सेंट्रोमियर्स. इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सेंट्रोमियर्स. तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम है वो एक, यहाँ पे सेंट्रोमियर एक है, जिसका मतलब ये एक ही क्रोमोसोम है. although it has two sister chromatids. तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम का नंबर है वो डबल हो चुका है. we have to divide the cell in order to equally share the equal number of chromosomes to the respective daughter cell. तो ये M phase था. उसके बाद अब हम